स्टूडेंट्स, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशन सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल। गाइस, हम परिचर्चा कर रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस में, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस में आपसे जुडिशरी सिस्टम के बारे में परिचर्चा कर ली थी, जिसमें हमने आपको बताना चाहता हमने कार्य आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और उसके साथ साथ लोअर कोर्ट के साथ साथ हमने जो ट्रिब्यूनल है उस पर भी आपसे चर्चा कर ली है और वो क्लास आपको अपलोड करा दी गई है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को आवश्यक रूप से देखिए। ये क्लासेस आपके लिए एक बूस्ट की तरह काम करेंगी और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी मोटिवेशन की एक ताकत है। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता, जो आपकी क्लास चल रही है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर की, जिसमें 5 ईयर्स के हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस आपसे कर रहे हैं, 2018 का सेकंड जो पार्ट है वो उपलब्ध करा दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा और उसमें हमने फाइनल कर दिया है। आज की क्लासेस में हम जो देखेंगे उसमें आज 2019 का पेपर देखेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपके राज्य की कार्यपालिका के बारे में। ठीक है, देखिए सर, क्विक रिवीजन क्लास है, इस क्लास की अपनी एक मर्यादाएं हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस का और आरओ व अन्य स्टेट पीसीएस चाहे बिहार पीसीएस का जैसे ही आपका एग्जाम प्रीलिम्स में क्वालिफाई होगा, वैसे ही हम मेंस की तैयारी आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। मैं स्वयं बोर्ड पर आपको आंसर लिख के दिखाऊंगा और हैंड राइटिंग के माध्यम से चीजें कवर करवाऊंगा। चलिए, ये जो कोर्स है ये आपके लिए डिजाइन किया गया बड़ा कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, तो इसको एंजॉय कीजिए। चलिए, तो देखिए राज्य की जो विधायिका है सर, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता कि राज्य की विधायिका आपने देखिए जो संघ की विधायिका आपने पढ़ी है, हमने आपसे डिस्कस की है संघ की विधायिका के बारे में। संघ की विधायिका जिसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है, वहीं राज्य की विधायिका भी स्वयं लगभग आप देखोगे ऐसी ही है जैसी ये आपको देखने के लिए मिलती है। बस थोड़ा सा इसमें आपको थोड़े से इसके फंक्शन आपको चेंज मिलेंगे, हल्का हल्का कुछ ऐसी पावर्स या शक्तियां आपको थोड़ी डिफरेंट मिलेंगी, अन्यथा चीजें इक्वल आपको दिखाई देंगी। आइए देखते हैं संविधान के भाग नंबर किसमें दिया गया है सर, 6 में, अध्याय नंबर 3 में राज्य विधानमंडल से संबंधित चीजें रखी गई हैं। आर्टिकल की बात कर ले तो आर्टिकल 168 से 212 तक इसकी चर्चा विस्तार से की गई है। आपको बता दें कि केंद्र विधायिका से तुलना करें तो कहा जा सकता है कि विधानसभा आप देखोगे कि भूमिका प्राय एक तरीके से क्या है, लोकसभा के समान होती है। ध्यान रखना, विधानसभा स्वयं इक्वल दिखाई देती है जैसे लोकसभा, बट जो विधान परिषद है वो आप देखोगे राज्यसभा के समान दिखाई नहीं देती है। उसमें थोड़े से, हालांकि समान है लेकिन थोड़े से उसमें फंक्शन आपको अलग दिखेंगे। यहाँ पर राज्यसभा जो है सर, वो आप देखोगे संपूर्ण देश का, राज्य का, भारत संघ का प्रतिनिधित्व करती है, सभी राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु विधान परिषद संपूर्ण राज्यों का नहीं, केवल एक स्पेसिफिक राज्य का नेतृत्व करती है। ठीक है, चलिए, संविधान के अनुच्छेद 168 में घोषित करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ध्यान रखना, प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। ये बात किसमें कही गई है, ये बात कही गई है आपके आर्टिकल 168 में। वहीं आपको बताना चाहता है कि संविधान के अनुच्छेद 169 में बताया गया है कि किसी राज्य में विधान परिषद के सर्जन या फिर उत्साधन का क्या प्रतिक्रिया होगी। इन सब के अलावा इसके अनुसार संसद विधि द्वारा किसी राज्य या विधान परिषद का सर्जन या उत्साधन कर सकेगी, बशर्ते उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प पारित कर दिया हो। मतलब मैं आपको एक उदाहरण के साथ यहां पर बताता हूं। मान लीजिए आपको विधान परिषद बनानी है और हम ओडिशा की बात करते हैं, क्योंकि ओडिशा में विधान परिषद नहीं है, 5 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, उसके साथ साथ कर्नाटका, ठीक है, एक और स्टेट है उसका नाम आप बताएंगे, तेलंगाना में रखा गया, उसमें बार बार चीजें रखी गई हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें क्या है, मान लीजिए ओडिशा को क्या बनानी है, एक विधान परिषद बनानी है, और आप देखोगे ओडिशा को विधान परिषद बनानी है और विधान परिषद बनानी है, तो ऐसी स्थिति में इसको एक क्या करना पड़ेगा, एक बिल लाना पड़ेगा। और जब ये बिल लेकर के आएगा
जब ये बिल लेकर के आएगा तो आप देखोगे उस बिल में ये मांग करेंगे इस बात की कि हम एक विधान परिषद चाहते हैं, और वो विधान परिषद के लिए वो बिल वो स्वीकृति जैसे ही उड़ीसा की विधानसभा पारित कर देगी, वहां पर आप देखोगे यहां से वो सीधा भारत संघ मतलब पार्लियामेंट पे वो चला जाएगा, और वहां पर आप देखोगे संसद उस पर चर्चा करेगी, और जैसे संसद परिचर्चा करेगी एक संकल्प पारित कर दिया जाएगा। ऐसा संकल्प विधान सभा की कुल सदस्यीय संख्या का बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम से कम 2/3 से पारित होना चाहिए। कितना होना चाहिए ये ध्यान में रखना है, 2/3 से, ठीक है, 2/3 से आप देखोगे ये पारित होना चाहिए। ठीक, संविधान के अनुच्छेद 169(3) में स्पष्ट कर दिया गया है कि संसद द्वारा ऐसे संकल्प के अनुरूप विधान परिषद के सृजन या उत्साधन के लिए कोई विधि बनाई गई है तो संविधान के अनुच्छेद 368, क्या सर, 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन नहीं समझा जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स मानना शुरू कर दें कि सर ये तो आपका संविधान संशोधन है, ठीक है। कि ये तो संविधान संशोधन है, ठीक। आप देखोगे वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। कितने में है? 6 राज्यों में। विधान परिषद वाले राज्यों की बात कर ले तो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। मैंने महाराष्ट्र की बात नहीं की थी, मैं फिर से बता दूं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें क्या है, विधान परिषद है। आप देखो आंध्र प्रदेश ने पहले क्या था, इसको मना कर दिया था, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने फिर से पुनः आप देखोगे विधान परिषद बना ली थी। आइए उसके साथ साथ आप देखोगे कि सर संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार, किसके अनुसार, 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल, अगर हम सदस्यों की कुल संख्या की बात कर लें तो ये कुल संख्या आपको दी गई है किसमें, संविधान के आर्टिकल 171 में, और उसमें कहा गया है कि सर 40 से कम नहीं होगी। कितनी? 40 से कम नहीं होगी। उसके साथ साथ इसमें एक और बात रखी गई कि अगर मान लीजिए 40 को छोड़िए, अगर वो ज्यादा हो जाए तो उसमें रखा गया जिसको वहां की उस राज्य की जो विधानसभा होगी उस विधानसभा के कुल सदस्यों का, कितना, कुल सदस्य संख्या का 2/3 से अधिक नहीं होगी। कितना ध्यान रखना है सर, टोटल ओवरऑल का 2/3 से अधिक नहीं होगी। इस बात को दिमाग में डाल लीजिएगा। मैं केवल इस क्लासेस में आपको उन चीजों को ही कवर नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपको ये भी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये भी आप पे फोकस कर रहा हूँ कि आप उस चीज को आवश्यक रूप से एंजॉय करें और उसको मस्तिष्क में अपने लाएं, जुगाली पद्धति को फॉलो करें जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, ठीक है। चूंकि विधान परिषद आप देखोगे एक स्थायी सदन है, जिस तरीके से राज्यसभा सेम वही प्रोविजन है। इसमें भी सदस्य आप देखोगे 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3, कितने, 1/3 मेंबर इसके क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्ति के शिकार बनते हैं। मतलब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। एक साइकिल इसमें भी चलता है, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। इन सब के अलावा सदस्यों को आप देखोगे मृत्युदंड हो जाए या फिर किसी कारण के बीच तो नए सदस्यों को वहां पर निर्वाचित मनोनीत कर सकते हैं। वो सारी चीजें होती हैं। सदस्यता बची हुई अवधि के लिए होती है, ध्यान रखना है, न कि 6 वर्ष के लिए, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। मतलब कि मान लीजिए एक मेंबर था, किसी कारणवश वो बीमार हो गए, उनका स्वास्थ्य क्या हो गया, ठीक नहीं रहा, और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आप देखोगे उन्होंने कहा कि मैं सदस्यता छोड़ रहा हूं क्योंकि मुझसे काम नहीं होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सर विधानसभा। क्या आता है, टॉपिक आता है सर विधानसभा। विधान परिषद देखा, विधानसभा की बात कर ले तो संविधान में आप देखोगे आरक्षण शब्द की बात की गई है। किस शब्द की बात की गई है बच्चे, आरक्षण शब्द की बात की गई है। रिजर्वेशन जिसको हम कहते हैं, आरक्षण क्या एक नेगेटिव चीज है, नहीं सर, ये एक पॉजिटिव चीज है, ठीक है। इसका एक अपना विषय है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। संविधान के अनुच्छेद 332 और 333 में बताया गया है कि विधानसभाओं में आरक्षण होगा। यह आरक्षण किसको होगा, यह आरक्षण होगा आप देखोगे SC ST वर्ग के लिए,
ताकि इन व्यक्तियों का भी अपना प्रतिनिधित्व विधानसभा के अंदर सुरक्षित हो सके। संविधान के अनुच्छेद 332 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा की सदस्यता के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य की जनसंख्या में से उनके अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण कैसा होगा? राज्य की जनसंख्या के अनुपात में। तो आरक्षण जो है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर केंद्र बिंदु रखा गया है पॉपुलेशन, मतलब आपकी जनसंख्या के अनुपात में। अगर SC ST वर्ग की वहां पर जनसंख्या अधिक होगी तो उसको रिजर्वेशन, उसको आरक्षित सीटें भी 332 के तहत, आर्टिकल 332 के तहत क्या होंगी? अधिक होंगी। वहीं अगर हम देखें 333, आर्टिकल 333 में कहा गया है कि राज्यपाल के पास में एक विशेष पावर होगी कि वो राज्य की विधानसभा में अलंग भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति में वो अलंग भारतीय समुदाय का एक सदस्य विधानसभा में क्या करेगा? मनोनीत करेगा। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहता, ये करता था सर आप 2019 से पहले। चूंकि भारतीय संसद के अंदर 104वां संविधान संशोधन तत्कालीन सरकार 2019 में लेकर के आई और उसने अलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को ही समाप्त कर दिया। क्या कर दिया? अलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को ही समाप्त कर दिया। इट्स क्लियर या नो? आई होप, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो रही होंगी। चूंकि सरकार का मानना था कि सर अब कोई भी अलंग भारतीय नहीं है। क्या नहीं है? अब कोई भी अलंग भारतीय हमारे यहाँ पर कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं है कि उसके लिए हम अलग से प्रोविजन करें। ठीक है, अलंग भारतीय नहीं है। यह अलंग भारतीय का मतलब है कि जो ब्रिटिश शासन सत्ता के अंतर्गत रहे कुछ ऐसे भारतीय नागरिक थे, ठीक है, जो जिनका प्रतिनिधित्व हमारी संसद में, हमारी विधानसभाओं में नहीं था। इन सब के साथ साथ आपको एक और बात बताना चाहता, ये राज्य की विधानसभाओं में होते थे सर कितने? एक। कितना होता है सदस्य? एक। वहीं आप देखोगे जो लोकसभा है उसमें जो होते थे सर 2 सदस्य होते थे। तो ये लोकसभा से भी समाप्त कर दिए गए हैं और विधानसभाओं से भी समाप्त कर दिए गए हैं 104वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। आई होप, मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गए होंगे। इन सब के अलावा यह प्रभाव 25 जनवरी 2020 के बाद से गठित होने वाली विधानसभाओं अलंग भारतीय सदस्यों पर आप देखोगे मनोनीत क्या होगा? नहीं किया जाएगा। ये ध्यान में रखना है। 2019 में लेकर के आए, लेकिन लागू कब से हुआ है? ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनेगा। 25 जनवरी 2020 से अलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को भारतीय विधानसभाओं और देश की जो संसद है, लोकसभा, उसमें निर्वाचित नहीं किया जाता है, मनोनीत नहीं किया जाता है। ठीक है, इन सब के अलावा अभी नारी शक्ति वंदना स्कीम लेकर के आई भारत सरकार। सॉरी, स्कीम नहीं, उन्होंने संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करने के पश्चात उन्होंने वहां पर महिलाओं के लिए 50% रिजर्वेशन की बात करी, जो कि 18वीं लोकसभा से, आप 18वीं लोकसभा है तो 19वीं लोकसभा से उसको रखा जाएगा। उसकी जो एज रखी गई है वो 19वीं लोकसभा है। 50% राज्य की विधानसभाओं में और लोकसभा में, वहां पर राज्यसभा और विधान परिषद के अंतर्गत इस चीज को नहीं रखा गया है। ध्यान में रखेंगे। चलिए, अगर हम देखें विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन, भारत में मैंने अभी आपसे चर्चा करी थी, जब मैंने आपको लोकसभा पढ़ाया था तो वहां पर मैंने परिसीमन आयोग आपसे बताया था। वहां पर मैंने डिस्कस किया था कि सर आप 1971 को ध्यान में रखिएगा, ये परिसीमन के आयोग की भूमिका रखी गई है। फिर उसके बाद मैंने आपको अमेंडमेंट्स बताए थे, 2003 का अमेंडमेंट्स भी मैंने आपको बताया था। तो इसीलिए राज्य के विधानसभाओं में आप देखोगे संविधान के आर्टिकल 170 में कुछ बातों को रखा गया। इसमें बताया गया कि प्रत्येक राज्य के भीतर सभी निर्वाचित क्षेत्रों की जनसंख्या यथासंभव समान होनी चाहिए, ऐसी बात रखी गई। क्या ऐसा होता है? परंतु संविधान के अनुच्छेद 170(3) में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के लिए कुल स्थानों का पुनर्निर्धारण करने तथा विधान राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों को पुनः विभाजित करने के लिए संसद विधि द्वारा प्राधिकारी परिसीमन आयोग का गठन कर सके। ये अधिकार, परिसीमन आयोग का गठन करने का अधिकार किसको है? तो ये अधिकार है संसद को।
राज्य की विधानसभाओं के अगर सीटों की बात करेगी, प्रतिनिधित्व की बात करेगी, तो संसद करेगी। परिसीमन आयोग का प्रभाव कार्यत विधानसभा पर नहीं बल्कि अगले विधानसभा चुनावों पर लागू होता है। उस समय की नहीं, तत्कालीन नहीं, क्योंकि तत्काल तो चल रही है, लेकिन जो आगे बनेगी उस पर इस चीज को लागू कर दिया जाता है। इन सब के साथ साथ अगर मैं बात कर लूं उत्तर प्रदेश में, ताकि आपको उत्तर प्रदेश का एग्जाम देना है तो उसको थोड़ा सा आइए मैं बता देता हूं। देखिए उत्तर प्रदेश में आप देखोगे यहां पे जो इसकी विधान सभा है, इसमें पहले 403 सदस्य होते थे। कितने? 403 प्लस 1 होता था, आज 403 प्लस नहीं, ठीक है, 404 नहीं है, आज 403। जो इसकी विधान परिषद है, अगर हम उसकी बात कर लें तो उसमें 100 मेंबरों को रखा गया है। कितने? 100 मेंबर आपको मिलेंगे। लोकसभा में अगर सीटों की बात कर लें तो 80 सीटें लोकसभा में हैं। वहीं अगर राज्य की अगर हम संसद के एक सदन की बात कर ले राज्यसभा, तो उसमें 30 सीटें आपके उत्तर प्रदेश की हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो विधानसभा की कितनी सीटें? 403। एक अलंग भारतीय हुआ करती थी, वो 104वें संविधान संशोधन 2019 के बाद उसको समाप्त किया गया और उसको पूर्णतः रूप से 25 जनवरी 2020 से देश के अंदर लागू कर दिया गया, जिससे लोकसभा के 2 सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के 1 सदस्य का अब मनोनीत नहीं कर सकेंगे राज्यपाल, आर्टिकल 170 के तहत। वहीं विधान परिषद में उत्तर प्रदेश की 100 सदस्य हैं, 100 सदस्यों की सीटें हैं, और लोकसभा में 80 और राज्य आप देखोगे राज्यसभा में 30 है। यहां तक चीजें क्लियर होंगी, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इट्स क्लियर या नो? कमेंट्स बॉक्स में बताते चलिएगा सर क्लास आपको कैसी लगती है। चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यही मोटिवेशन है, यही हमारी ताकत है। चलिए अध्यक्ष और सभापति की बात कर लेते हैं। वही सेम, बिल्कुल एकदम सिमिलर। आप देखोगे अध्यक्ष मतलब लोकसभा, सभापति मतलब राज्यसभा, वैसे ही यहां पर अध्यक्ष मतलब विधान सभा और उसके साथ साथ सभापति मतलब विधान परिषद। कुछ इनकी शक्तियां हैं, शक्तियां वही हैं, कार्य का संचालन करना वगैरह वगैरह सारी चीजें। आइए एक बार देख लेते हैं। उनका प्राथमिक कार्य है सदन की बैठकों का दिन तथा समय निर्धारित करना, उनका संचालन करना, कार्यवाही को व्यवस्थित रूप से नियंत्रित करना, और इसके अलावा संचालन संबंधी संशय मतभेद की स्थिति में उसका निर्माण आमंत्रित करना। यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो वे निर्णायक मत देते हैं। मतलब कि ये स्थिति हो गई कि अगर मान लीजिए अगर वोट हो रहे हैं, 100 इधर हो गए और इक्वल इधर भी 100 हो गए, तो इस स्थिति में अध्यक्ष या सभापति को अधिकार है कि वो अपना वोट इधर देंगे कि इधर देंगे। ठीक। यदि किसी प्रस्ताव के पक्ष में या विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। सदन के किसी भी सदस्य के संबंध में दल व दल संबंधी शिकायत मिलने पर उसकी निर्णयता का प्रश्न का फैसला करना होता है, और वे चाहे तो सदन की किसी भी बैठक को गुप्त सत्र के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, और ये उन्हीं को अधिकार है कि वो चाहे तो सदन को आप देखोगे किसी एक न्यायिक व्यवस्था के रूप में भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक। आपका मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण भी कौन करेंगे? इसका निर्धारण भी आपके अध्यक्ष महोदय करेंगे। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस चीज को निर्धारित करते हैं। इन सब के अलावा गणपूर्ति ना होने की स्थिति में अध्यक्ष या सभापति का कर्तव्य बनता है कि वह बैठक तब तक के लिए स्थगित कर दे जब तक कि गणपूर्ति ना हो जाए। गणपूर्ति का मतलब है कोरम। कोरम मतलब होता है कि सर किसी भी सदन का आप देखोगे 1/10 होता है। क्योंकि लोकसभा की अगर हम बात कर ले तो लोकसभा में 1/10 है सर, जब कोई भी विषय वस्तु लाया जाता है तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं यह निश्चित करने की शक्ति आप देखोगे विधानसभा के अध्यक्ष के पास है, और उसका निर्णय अंतिम होता है। मतलब कि ये हुआ जैसे लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है, वही शक्ति आपको राज्य के आप देखोगे अध्यक्ष के पास में। फिर विषय उठता है कि सर विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है सर इसके बारे में बताइए। देखिए महोदय, विधि निर्माण में वही विधेयक सारी सिमिलर वही चीजें हैं।
आप देखोगे भारत का संविधान क्यों एक मोटा और तगड़ा संविधान है, उसका एक रीजन ये है कि भारत के संविधान में राज्यों के लिए अलग से विशेष प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, इसका कारण एक ये भी है। इट्स क्लियर या नो? आइए साधारण विधेयक। साधारण विधेयक की प्रक्रिया क्या है मैं आपको बता दूं। साधारण विधेयक आप देखोगे कि ये विधानसभा और विधान परिषद दोनों में आ जाता है। कहां आ जाता है ये साधारण विधेयक? विधानसभा और विधान परिषद दोनों में आता है। इट्स क्लियर है नो? इसके साथ साथ यह पूर्ण प्रक्रिया वही है जो संसद द्वारा अपनाई गई है। संक्षेप में यह प्रक्रिया इस प्रकार में, थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता रहा हूं क्योंकि हमने चीजें ऑलरेडी पहले से ये कवर कर ली हैं। एक होता है सर इसमें फर्स्ट रीडिंग, आप सभी जानते हैं फर्स्ट रीडिंग क्या होता है। फिर होता है सेकंड रीडिंग, फिर होता है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग के भी कई रीडिंग होते हैं। ठीक है, आप देखोगे विधेयक दूसरे सदन को भेजा जाना, यह चरण उन्हीं राज्यों में देखा जाएगा जहां पर आप देखोगे दो सदनीय व्यवस्था है। और दो सदनीय व्यवस्था कहां पर है? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ये 5 ही ऐसे राज्य हैं जहां पर दो सदनीय व्यवस्था है, मतलब विधान परिषद भी देखने के लिए आपको मिलेगी। विधानसभा प्रत्येक विधेयक को पारित करके सहमति प्राप्त करने के लिए उसे विधान परिषद को प्रेषित करती है। तो विधान परिषद के पास कुछ ऐसे विकल्प होते हैं, वो क्या क्या कर सकते हैं। पहला पॉइंट उसमें ये आता है कि वो विधेयक को या तो स्वीकृत कर लें, पारित कर दें और पुनः वापस भेज दें। ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं कि वह विधेयक को बिना किसी संशोधन के पारित करके विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। वह विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ विधानसभा को वापस भेज सकते हैं। वह विधेयक को अस्वीकार कर सकते हैं। वह 3 महीने से अधिक की अवधि तक विधेयक को अपने पास रोक सकते हैं। और यदि 3 महीने से अधिक अवधि के लिए उन्होंने रोका, फिर उसके बाद में संयुक्त बैठक का प्रोविजन होता है महोदय। ठीक है, इट्स क्लियर या नो? चूंकि यदि विधान परिषद निम्नलिखित 3 में से कोई भी एक स्थिति उत्पन्न करती है तो गतिरोध पैदा हो जाती है। और उस गतिरोध की स्थिति का समापन करने के लिए आपका है अध्यक्ष। कौन है सर? अध्यक्ष। अब क्या होगा? अब जो होगा मंजूर खुदा होगा। अब देखिए क्या होगा। चूंकि यदि विधेयक को आपने अस्वीकार कर देती है तो उस स्थिति में वह 3 महीने से अधिक की अवधि तक विधेयक को अपने पास रोक कर रखती है तथा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। यदि वह विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित करती है जिस पर विधानसभा सहमत नहीं है, तो उस स्थिति में आप पाओगे सर होता क्या है, उस स्थिति में आप पाओगे, उस स्थिति में चीजें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। 1 सेकेंड, ये ज्यादा हो गया। उस स्थिति में आप देखोगे किसी भी स्थिति में विधानसभा उस विधेयक को संशोधन के साथ संशोधन को पुनः पारित कर सकती है और उसे पुनः विधान परिषद में भेज सकती है। और ध्यान रखना, अब विधान परिषद के पास क्या क्या शक्ति होंगी, अब चीजें बदल जाएंगी। वह विधेयक को अस्वीकार कर ले अर्थात पारित कर दे, वह विधेयक को पुनः अस्वीकार कर दे, वह विधेयक को ऐसे संशोधनों के साथ पारित कर दे जिसे विधानसभा सहमत नहीं है, वह 1 महीने से अधिक की अवधि तक विधेयक पर कोई कार्रवाई ना करे। मतलब पहला था कि पहले फेरे में आप 3 महीने था आपका, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। जब दूसरी बार गतिरोध की स्थिति हुई तो उसके बाद में आपके पास 1 महीने का समय है। अब नहीं है सर। मैं आपको बताना चाहता कि विधान परिषद के पास सिर्फ यह शक्ति है कि वह विधेयक को पहली बार में 3 महीने के लिए, याद रखना, पहली बार में 3 महीने के लिए और दूसरी बार में 1 महीने तक ही रोक सकती है, किंतु वह उसे कानून बनाने से पूरी तरह नहीं रोक सकती। इस दृष्टि से वह राज्यसभा की तुलना में काफी कमजोर दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब राज्यसभा इस चीज को रोकती है तो वहां पर संयुक्त बैठक का प्रोविजन है। वहां पर राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत आप देखोगे संयुक्त बैठक बुलाते हैं, लेकिन यहां पर कोई ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया है। इनके साथ साथ आप देखोगे संसद ऐसे गतिरोध को सुलझाने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था, किंतु राज्य विधानमंडल के संबंध में
कोई ऐसा उपबंध नहीं है। तो ये ध्यान रखना है पीटी के क्वेश्चन में कि सर क्या राज्य विधानसभा विधान परिषद में भी ये प्रोविजन है कि संयुक्त बैठक आप बुला सकते हैं या नहीं? तो आंसर आएगा जी नहीं। संयुक्त बैठक केवल और केवल जो बुलाई जाती है वो संयुक्त बैठक आपको कहां पर बुलाई जाती है? तो बुलाई जाती है आपकी संसद। यदि विधेयक की शुरुआत विधान परिषद से होती है तो विधानसभा की सहमति के बिना विधेयक को पारित करने की कोई संभावना नहीं होती, और यदि ऐसा होता है तो अनिश्चित काल तक उस पर विचार ना करें तो विधान परिषद उसे विचार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती और विधानसभा उसे खारिज कर देती है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। ये भी ध्यान रखना। राज्यपाल क्या इस पर करता है सर? जब आप विधेयक बना रहे हैं तो राज्यपाल क्या कर सकता है? राज्यपाल को कुछ अधिकार दे दिए गए हैं। राज्यपाल आप देखोगे आजकल ये बहुत ज्यादा आप देखोगे सुरख एकदम तरोताजा खून में लथपथ ये विषय है सर। जो राज्यपाल वाला विषय है ये सर बहुत ज्यादा आप देखोगे चलता हुआ विषय है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। चूंकि राज्यपाल की स्वीकृति इसके बाद आप देखोगे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, जो पूर्व में चर्चा की जा चुकी है सर। किसके तहत? राष्ट्रपति के तहत। मैंने वो चर्चा आपसे कर ली है, ध्यान में रखेंगे वहां पर। तो संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत क्या कर लेते हैं? आजकल के राज्यपाल कुंडली मार करके विधेयक को लेकर के बैठ जाते हैं। ये मुद्दा आपको मिलेगा कर्नाटका में, ये मुद्दा मिलेगा तमिलनाडु में, ये मुद्दा मिलेगा आपको तेलंगाना में, ये मुद्दा मिलेगा आपको अन्य भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, पंजाब में, ये मुद्दा मिलेगा आपको दिल्ली में, कि जो एलजी हैं, जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो भाई साहब 200 के तहत में क्या है? अपनी शक्ति रखते हैं। उसमें एक प्रॉब्लम ये रखती गई कि 200 में कि सर आप ये बाध्यता नहीं की गई है कि आपको XYZ समय तक क्या करके देना है? विधेयक को पारित करके देना। उसमें ये प्रोविजन है, बस बाकी की चीजें सब सही। उसमें टाइम नहीं दिया गया है कि आपको इतने समय के भीतर भीतर आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर सिग्नेचर या तो इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा या एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कुछ भी करके आपको इसको वापस भेजना होगा। ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, इसलिए राज्यपाल इसका आनंद लेते हैं और कुंडली मार करके बैठे रहते हैं। यदि राज्यपाल ने विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लिया है तो संविधान के अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति के पास वह विकल्प होंगे। अब राष्ट्रपति क्या करेगा? संविधान 201 के तहत राष्ट्रपति खासतौर पर आप देखोगे विधेयक को अनुमति देने की घोषणा कर सकता है, और ऐसा होने पर विधेयक अधिनियम बन जाता है। ध्यान रखना, अगर राज्यपाल ने उसको रोका है, समझना भाई बच्चे, अगर समझे आप, राज्यपाल ने उसको रोका है राष्ट्रपति के लिए, और राष्ट्रपति ने आर्टिकल 201 के तहत अगर उस पर सिग्नेचर कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो एक्ट बन जाएगा, बिल्कुल एकदम एक्ट बन जाएगा उस राज्य के लिए। वह विधेयक को अनुमति नहीं देने की घोषणा भी कर सकता है। चूंकि संविधान के अनुच्छेद 201 में राष्ट्रपति को विचार करने के लिए कोई समय सीमा नहीं बताई गई है। ये ध्यान रखना है सर, कोई समय सीमा नहीं है, और यही समय सीमा ही तो घातक है। राज्य चाहता है कि मैं कानून बनाऊं, राज्य की व्यवस्था सुधरे, राज्य की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को मैं और ज्यादा समृद्ध कर सकूं, राज्य को और ज्यादा लाने का प्रयास कर सकूं, परंतु अगर विपक्ष पार्टी की सरकार है तो सर कैसे आपका आप देखोगे, क्योंकि एलजी साहब तो उन पार्टी के हैं, अब कैसे काम करेंगे? वो चाहते हैं कि XYZ कानून हमारे राज्य के अंदर लागू होना चाहिए, इसकी नीड है, इसकी जरूरत है, इसकी आवश्यकता है, परंतु वो हो रहा ही नहीं, और जब हो ही नहीं रहा है तो सर कैसे? इसीलिए यदि वह चाहे तो विधेयक को बिना विचार के लिए अपने पास भी रोक सकता है, मतलब जैविक पॉकेट वीटो शक्ति का भी प्रयोग कर सकता है। राज्यपाल को निर्देश देकर विधेयक को इस संदेश के साथ भी विधान मंडल को वापस भेजा जा सकता है कि वह विधेयक किसी या किन्हीं विशेष उपबंधों के संबंध में पुनर्विचार करें। मतलब एक तरीके से जुडिशियल रिव्यू की तरह वो काम कर सकता है, एक तरीके से पुनः विचार भी वो कर सकता है, और ऐसा होने पर संदेश प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने के भीतर विधानमंडल उस पर विचार कर सकता है। अगर वह विधेयक को संविधान संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पुनः पारित कर देता है तो उसे फिर से राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, और राष्ट्रपति इस बार विधेयक को अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं है, बाध्य नहीं। मैं क्यों आपसे बोल रहा हूं कि ये बाध्य नहीं? इसका रीजन है सर, अगर आप इसी कॉन्सेप्ट को जब आप पार्लियामेंट में पढ़ते हैं
और आप पार्लियामेंट में पढ़ते हैं कि सर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा जब उस विधेयक को भेजती हैं पुनः विचार करके, तो राष्ट्रपति को उसको दो ही स्वीकृति होती हैं, या तो उसको रिजेक्ट कर दे, नहीं उसको या तो अपने पास रख ले या फिर उसको एक्सेप्ट कर ले। वो कभी भी आप देखोगे वापस पुनः विचार के लिए नहीं लौटाएगा, इसमें बाध्यकारी। लेकिन ऐसी स्थिति है आप देखोगे राष्ट्रपति इस बार भी विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन वहां पर हो जाता है। सेंट्रल में है, संघ में है, परंतु यहां पर नहीं होता है। इट्स क्लियर या नो? ये कॉन्सेप्ट है सर, अगर आपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए तो पॉलिटी भी आपको इजी क्लियर समझ में आएगा। उसके साथ साथ आप देखोगे धन विधेयकों की प्रक्रिया क्या है। धन विधेयक के मामले में विधानसभा को लोकसभा की तरह ही विशेष अधिकार दिए गए हैं। मैंने कहा ना बिल्कुल सिमिलर है सर। अगर आप लोकसभा पढ़ते हैं तो आपको विधानसभा भी पढ़ लेनी चाहिए, बिल्कुल सिमिलर है। विधानमंडल मूल रूप से विधानसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल के पास भेजता है, जिसके साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष विधेयक के साथ में इस आशय का प्रमाण पत्र, मतलब आप देखोगे एंडोर्स करता है कि यह धन विधेयक है या नहीं। ये किसको अधिकार है? ये अधिकार आपको मिलेगा किसको? अध्यक्ष को। लोकसभा में भी लोकसभा स्पीकर को है, यहाँ पर भी राज्यसभा का जो विधानसभा का जो स्पीकर होता है उसको यह अधिकार दिया गया है, एंडोर्स। अगर संविधान के आर्टिकल 200 की बात कर रहे हैं, संविधान के आर्टिकल 200 के तहत धन विधेयक के मामले में राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह उसे राज्य के विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सके। नहीं सर, ऐसा नहीं करेगा गवर्नर की उसको पुनर्विचार के लिए भेज सके, क्योंकि पैसे की जरूरत है सर, नीड ऑफ मनी, और आप उसी को पुनर्विचार के लिए भेज रहे हैं। जो काम वो राज्य सरकार करना चाहती है आप उसी काम को डिले करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पास 3 विकल्प होते हैं फिर भी। वो पहला क्या कर सकता है? पहला करता है वो या तो इसको एक्सेप्ट कर ले, सर एकदम स्वीकृति दे दे। दूसरा है रिजेक्ट कर दे कि स्वीकृति ना दे, और तीसरा है विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर ले, लेकिन वो वापस नहीं भेज सकता है। 3 शक्ति है उसके पास में, या तो उसको एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा या राष्ट्रपति को ट्रांसफर कर देगा। आर्टिकल 200 के तहत 200 के तहत संविधान के अनुच्छेद 201 में फिर से बताया गया कि राष्ट्रपति भी ऐसे विधेयक पर या तो अनुमति दे सकेगा या रोक सकेगा, पर उसे सदन या सदनों के पास पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजेगा। अब राष्ट्रपति के पास भी यही शक्ति है। ये यहाँ पर ये दोनों मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूं सर। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, ठीक है। ये वो कॉन्सेप्ट है जो कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसीलिए आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेना चाहिए। मैं फिर से बता रहा हूं, जो आपका मनी बिल होता है, क्या होता है? जो आपका मनी बिल है, उस मनी बिल की बात कर लें तो जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, जो गवर्नर होते हैं उसके पास में 3 शक्तियां हैं। या तो वो उसको स्वीकार कर ले या स्वीकार ना करे। उसके साथ साथ ये आप देखोगे राष्ट्रपति के लिए आप देखोगे आर्टिकल 200 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 200 के तहत आगे भेज दे। परंतु ये ध्यान रखना, जब उसने वहां पर भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास में 2 शक्तियां आपको देखने के लिए मिलेंगी। आप देखोगे 201 आर्टिकल जो 201 है, वहां पर राष्ट्रपति के पास में, प्रेसिडेंट के पास में 2 पावर है। वो क्या करेगा? पहला, या तो इसको स्वीकार कर ले या इसको अस्वीकार कर दे। परंतु ध्यान में रखना है सर, वो उसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा, वो पुनर्विचार के लिए वापस नहीं करेगा। इट्स क्लियर या नो? मुझे लगता है कि चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन विकल्पों के अलावा भी राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति के पास जेबी वीटो शक्ति, कौन सी? जेबी वीटो के प्रयोग का भी विकल्प है। साधारण आप देखोगे राज्यपाल धन विधेयक पर स्वीकृति दे देता है। ऐसा देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो इसलिए देता है कि सर राज्य आप देखोगे चाहता है कि सर वो वहां पर कानून बनाए और वो वहां पर अपनी स्कीम को, योजनाएं, परियोजनाओं को, समाज के कल्याण को आगे बढ़ाने का प्रयास करे। इसलिए ये चीजें आपको डेफिनेटली हो जाती हैं, अधिकतर हो जाती हैं, लेकिन कहीं कहीं कुंडली भी लगती है, अजगर भी बनते हैं। वित्त विधेयक की प्रक्रिया की बात कर लें तो वित्त विधेयक पर भी आप देखोगे राज्य में साधारण और केंद्रीय सदनों की प्रक्रिया को ही अपनाया गया। मतलब वही सिमिलर चीज है जो आपको क्या मिलती है? केंद्रीय, देखो केंद्रीय सदनों, ये केंद्रीय शब्द है ना, ये थोड़ा सा आपको सही शब्द नहीं है, ये संघ शब्द है सर। क्या है? संघ शब्द का वर्णन यहाँ पर है। और भारतीय संविधान में कहीं भी
आपको केंद्रीय शब्द नहीं मिलेगा, वहां पर आपको संघ शब्द को ही चर्चा का विषय बनाया गया है। परंतु एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं कहीं पर ये चीजें पूछ ली जाती हैं कि वहां पर कौन सा शब्द है, वहां पर विभिन्न प्रकार की निधियां आदि चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, अभी से उठता है कि सर विभिन्न प्रकार की जो निधियां हैं उसको लेकर के देखिए, विभिन्न प्रकार की निधियां क्या है। एक होता है राज्य की संचित निधि, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट कहा जाता है। एक होता है राज्य का लोक लेखा, ठीक है। अब दोनों को मैं आपको बताता हूं। राज्य की संचित निधि की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है। चूंकि राज्य सरकार को प्राप्त होने वाला सारा राजस्व, ध्यान रखना, जितना भी राजस्व होता है और ऋण अदायगी से प्राप्त होने वाला सारा धन इसी में जमा होता है, और राज्य सरकार के सभी खर्चे भी सामान्यतः इसी निधि के माध्यम से किए जाते हैं। यहां तक चीजें क्लियर? इसके साथ साथ राज्य का लोक लेखा की जो चर्चा भी संविधान के अनुच्छेद 266 में की गई है, और संचित निधि के अलावा सभी सार्वजनिक राशियां राज्य के लोक लेखा में जमा होती हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उनके साथ साथ अगर हम देखें और भी कई यहां पर प्रोविजन आपको है। एक विषय उठता है कि राज्य की आकस्मिकता निधि, क्या निकलता है? एक विषय आता है राज्य की आकस्मिकता निधि। जब तक किसी आकस्मिक खर्च के लिए राज्य के विधानमंडल ने सरकार को कहीं ना कहीं प्राधिकृत न किया हो, तब तक राज्यपाल ये राज्य की आकस्मिकता निधि से आवश्यक धनराशि सरकार को अग्रिम मतलब एडवांस के तौर पर दे सकता है। यह निधि राज्यपाल के अधिकार की रहती है और इसे संचालित करने के लिए संसदीय कार्रवाई की आवश्यकता नहीं होती है। राज्यपाल की ओर से राज्य सरकार का आप देखोगे वित्त सचिव इसका संचालन करता है। ये आपको पता होना चाहिए, कौन संचालन करता है इसका? वित्त सचिव संचालन करता है। फिर दो यार, ये आवाज आ रही है। चलिए सर, अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर एक कंपेयर स्टडी के माध्यम से बता देता हूँ। क्या बता देता हूँ? एक कंपेयर स्टडी बताता हूँ सर। देखिए, आपको थोड़ा सा नॉइज सॉल्यूशन हो रहा होगा, शायद ऐसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही होगी। बच्चा एक्चुअल में क्या है कि वो किसी स्कूल को जाने के लिए वो प्रॉब्लम हो रही है, उसको स्कूल को नहीं जा रहा है, तो उसके लिए क्योंकि मैं ये सुबह सुबह क्लास पॉलिटी का कवर करता हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे होता है। बच्चे, आपको पता ही है, बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं नटखट से जो होते हैं। देखिए, यहाँ पर जो कंपेयर किया गया है, यहाँ पर जो तुलनात्मक अध्ययन हम कर रहे हैं, वो तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं स्टूडेंट्स राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद से। आपको यहाँ पर तीनों सदन देके रखे हैं और उनकी तुलनाएं हम यहाँ पर करेंगे। ये आपको प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है कि सर ये पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है, परंतु अगर हमने ये डायग्राम अपने मस्तिष्क में छाप लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको किन्हीं और चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं सर गठन। यहां पर है, आप देखोगे राज्यसभा, यहां पर है लोकसभा, यहां पर है विधान परिषद, और इधर आपको देख रही है विधानसभा, ठीक है। तो हम लोकसभा को विधानसभा से, राज्यसभा को विधान परिषद से कंपेयर करेंगे, ठीक है। और ये स्टडी तब बहुत ज्यादा आनंद आता है जब हम ऊपर सारी चीजों को, जो पिछली चीजें हैं उनको वर्णित कर लेते हैं और अपने मन मस्तिष्क में उन चीजों को रखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं राज्यसभा। राज्यसभा की अगर हम बात कर लें तो संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका वर्णित किया गया है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है और वर्तमान में 45 है। इसमें 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 सदस्य इसके अंतर्गत निर्वाचित होते हैं। इट्स क्लियर। राज्य की विधानसभाओं की बात कर लें तो वहां पर अनुच्छेद 171 में चर्चा है। न्यूनतम सदस्य कितने होते हैं सर? 40 होते हैं। अधिकतम सदस्यों की कोई यहाँ पर चर्चा नहीं की गई है, बल्कि एक बात कहा गया है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का आप देखोगे 1/3 सदस्य होंगे और जिसमें 1/6 सदस्य 1/6 जो मेंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 1/6 मेंबर राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वही लोकसभा की बात कर ले, संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई है। अधिकतम सदस्य संख्या 552 होगी और राज्यों के अधिकतम प्रतिनिधित्व कितने होंगे? आप देखोगे 530 होंगे।
लेकिन महोदय याद रखना, आगे इसमें चीजें बताई गई हैं थोड़ा सा विस्तार से। संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधि आप देखोगे कितने होंगे, 20 होंगे। राष्ट्रपति द्वारा अलंग भारतीय सदस्यों को आप देखोगे 2 मनोनीत होते हैं, परंतु हुआ क्या, 104 विधान संशोधन के द्वारा आप देखोगे, जो कि आप सभी जानते हैं, उनको समाप्त कर दिया गया और वास्तविक रूप से आप देखो 25 जनवरी, कब से, 25 जनवरी 2020 से इसको पूर्ण रूप से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। ठीक, वर्तमान में आप देखोगे 543 हैं, 524 राज्यों से और 19 सदस्य कहां से आते हैं, संघ से। वही विधानसभा की बात कर लें, संविधान में आप देखोगे विधानसभा की जो चर्चा परिचर्चा की गई है, अगर हम उसकी बात कर लें तो विधानसभा संविधान के अनुच्छेद 70 में इसकी चर्चा है। अधिकतम सदस्य संख्या 500 है, कितनी है सर, 500, और न्यूनतम है सर कितनी, 60। ऐसा नहीं है कि सर 60 ही होगी, इससे कम भी देखने के लिए मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत कहीं कहीं पर आपको कभी कभी देखने के लिए, जैसे गोवा की है कितनी, 40, सिक्किम की है सर 32, इतनी भी है, लेकिन हमने न्यूनतम एक पैरामीटर रख दिया है 60 और मैक्सिमम रख दिया है 500। ठीक है, कुछ राज्यों में अलंग भारतीय, मतलब एक अलंग भारतीय को मनोनीत भी होते थे, परंतु 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से उस पद को, उस नियम को क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया गया है। फिर भी उठता है कि सर चुनाव प्रणाली, ये तो हमने गठन देख लिया, अब बात कर रहे हैं उनका आरक्षण, उनका चुनाव। तो यहां पर क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये है सर आपकी राज्यसभा, यहां पर है आपकी विधान परिषद, यहां पर है आपकी लोकसभा और यहां पर है आपकी विधानसभा। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो जो आप देख रहे हैं जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अगर चुनाव की बात कर ले तो अप्रत्यक्ष होता है। निर्वाचन मंडल और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संगणनीय मत पद्धति के अनुसार होता है। मनोनीय का अधिकार आप देखोगे, जो सदस्य इसमें 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, कितने, 12 सदस्य होते हैं सर, और ये राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, जो प्रेसिडेंट्स होते हैं भारत के वर्तमान में कौन है, आदरणीय श्रीमती, आप देखोगे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इनके पहले श्री रामनाथ सिंह कोविंद जी थे। इसमें साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से सदस्यों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। वहीं विधान परिषद में भी चुनाव आप देखोगे कैसे होता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन मत पद्धति के अनुसार होता है। कुल संख्या का 1/3 ध्यान रखना विधानसभा के सदस्यों द्वारा होंगे, 1/3 स्थानीय संस्थाओं के होंगे, 1/12 और 3 साल के स्नातक डिग्री वाले जो व्यक्ति होंगे, 1/12 सदस्य जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या ऊंचे स्तर की शिक्षाओं में शिक्षक रहे हो वो होंगे, और 1/6 सदस्य ये ध्यान में रखना है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है, आपको एक की है जो आपका आंसर गलत और सही करवा देगी, आपको कट ऑफ में ला देगी और बाहर कर देगी अगर क्वेश्चन पूछा गया तो। यहाँ पे समझना फिर से, राज्य की जो आपका राज्यसभा है उसके अंदर साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से सदस्यों को रखा जाता है। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। परंतु राज्य की विधान परिषद में साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, एक शब्द यहां पर है सहकारी आंदोलन, बस मैं इसी को कह रहा हूं, इसको याद कर लो। सहकारी आंदोलन से कोई भी सदस्य आप देखोगे कहां पर, राज्यसभा के अंदर नहीं होता है, वहां पर कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा होता है। जबकि राज्य की विधान परिषद के अंदर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से भी सदस्यों को वहां पर नॉमिनेट किया जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा एकल संगणनीय मत पद्धति के अनुसार यहां पर भी चुनाव होता है सर। इट्स क्लियर। वहीं लोकसभा की बात कर ले, लोकसभा में चुनाव आप देखोगे प्रत्यक्ष तो होता है, चुनाव जनता द्वारा होता है। चुनाव पद्धति आप देखोगे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर होती है। एकल सदस्य आप देखोगे निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और सबसे अधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी होगा। मतलब फर्स्ट पोस्ट द पोस्ट सिस्टम यहां पर होता है, जाओ और भाग करके उस खंबे को छू लो। वहीं विधान परिषद की बात कर लें तो यहां पर भी प्रत्यक्ष होता है। प्रादेशिक और निर्वाचित क्षेत्रों में जनता द्वारा यहां पर चुनाव किया जाता है। नागालैंड एवं सिक्किम में कुछ स्थानों पर परोक्ष रूप से निर्वाचन होता है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, इन सब के अलावा तुलना के स्तर पर ही आप देख रहे हैं इसकी कार्य अवधि। क्या देख रहे हैं सर? टाइम, कार्य अवधि क्या है? कार्य अवधि में यहाँ पर राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये विधान परिषद है और यहाँ पर आपकी विधानसभा है।
कार्य अवधि में आप देखोगे राज्यसभा में आप देखोगे एक स्थायी सदन होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, परंतु हर एक 2 वर्ष में आप देखोगे 1/3 सदस्य एक साइकिल के रूप चलती है, यहाँ पर एक साइकिल चलती है और इस साइकिल से वो आते रहते हैं, चले जाते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इट्स क्लियर। विधान परिषद भी आप देखोगे क्या है, स्थायी सदन है, यहाँ पर कार्यकाल सिमिलर 6 वर्ष का होता है, हर 2 साल में 1/3 सदस्य एक साइकिल के फॉर्मेट में चलते हैं, ठीक है, एक साइकिल ये चलती है, ये भी आपको मिलेगा। लोकसभा में सामान्यतः आपको 5 वर्ष का कार्यकाल मिलता है, परंतु कोई स्थिति ऐसी हो जाए, आपातकाल जैसी स्थिति हो जाए, तो राष्ट्रपति उसे पहले भी विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति नहीं करता है, ये ध्यान में रखना, वो जब प्राइम मिनिस्टर इस चीज को बोलते हैं तब राष्ट्रपति करता है, ठीक है। विशिष्ट स्थितियों में कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, जैसे इमरजेंसी के समय। कहां पर? जब अगर मान लीजिए इमरजेंसी होगी तो उस समय इमरजेंसी के समय क्या कर सकते हैं, हम 1 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। विधानसभा की बात कर ले, सामान्यतः यहाँ पर आप देखोगे कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु राज्यपाल उससे पहले भी विघटन कर सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या है, जो सीएम होते हैं वो निर्देश देते हैं राज्यपाल को, तब चीजें होती हैं, चीफ मिनिस्टर। विशिष्ट स्थितियों में भी कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, वही वहां पर राज्य में जब इमरजेंसी लगती है तो वो स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक है। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में कि भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है और साथ ही साथ राज्य के जो चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, आप बताएंगे, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में। और एक्सप्लेन भी कर देना जो भी इस क्लास को एंजॉय कर रहा है, देख रहा है, ठीक है। चलिए, मुझे मालूम है मेरी क्लास को सर्विस में कुछ जो ज्वाइन किए हुए हैं अलग अलग विभागों में, वो भी इस क्लास को देखते हैं, बट मेरा भी उनसे आग्रह है कि आप जरूर इस क्लास में बताइएगा कि प्रधानमंत्री का और साथ ही साथ मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। गूगल पे सर्च मत कीजिएगा, कहीं पर नहीं, जो आपको पता है वो आप बता दीजिएगा। अगर हम बात करें सदस्य संख्या के क्या मतलब, जो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता के लिए, मतलब आप सदस्य कैसे बन सकते हैं, ठीक है, उसको लेकर के देखिए। राज्यसभा में पहली बात तो यही है कि सर भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष हो। याद रखना, जो राज्यसभा में अगर आपको जाना है तो 30 साल आपकी आयु होनी चाहिए। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता होनी चाहिए और संविधान की 3री अनुसूची इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ ली जानी चाहिए, ठीक है। तो शेड्यूल आपको पता हो, जैसे शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। पहले में क्या है सर, वही राज्य की चर्चाएं परिचर्चाएं की गई हैं कि एक राज्य होगा वगैरह वगैरह। दूसरे में जो चर्चाएं की गई हैं वो कहा गया है कि सर इतना ही नहीं, अगर आप दूसरे की बात कर लें तो दूसरे में इस बात को रखा गया है कि सर आपके वेतन भत्ते, और तीसरे में शपथ है। वहीं आप देखेंगे जो आप विधान परिषद है, ठीक है, इस विधान परिषद में कहा गया है कि भारत का नागरिक हो। अब देखो उसकी न्यूनतम आयु कितनी हो, 30 वर्ष तो होनी चाहिए। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता का योगदान उसमें रखा गया हो और संविधान की 3री अनुसूची में मतलब प्रयोजन किए गए उसने शपथ ले ली हो और उसी राज्य के विधानसभा के क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता हो। वही अगर हम बात कर ले लोकसभा में, तो लोकसभा में आप देखोगे भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु कितनी है, 25 साल। अगर आपकी आयु 25 साल हो गई है तो आप एलिजिबल हो गए हैं सर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित अर्हता हो, संविधान की 3री अनुसूची, ये सारी चीजें रखी गई हैं। वहीं आप देखोगे विधानसभा में भारत का नागरिक हो, 25 वर्ष, सिमिलर सारी चीजें हैं। संसद द्वारा पारित किसी विधि द्वारा अधीन निर्धारित उसकी अर्हता होनी चाहिए, संविधान की 3री अनुसूची में उसने शपथ ली हो और उसी राज्य के आप देखोगे विधानसभा क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता भी होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। लोकसभा में ऐसा नहीं है, लोकसभा में भारत में कहीं भी हो, ठीक है, उसका नाम हो बस। उसके बाद रखा गया सदस्यता के लिए निर्धारिता, मतलब अयोग्यता क्यों आप देखोगे उसको ठहरा दिया जाता है, अयोग्यता क्यों उसको बना दिया जाता है कि सर ये अयोग्य बना दिया गया व्यक्ति है। देखिए आप देखोगे पहला है कि सर लाभ के पद पर ना हो। कहां पर मैं बात कर रहा हूं, पहले सबसे पहले राज्यसभा में लाभ के पद पर ना हो या फिर विकृति मास्तिक का ना हो, मतलब पागल दिवालिया ना हो। 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल पर आधार पर उसके कानून पर आधार पर अयोग्य घोषित ना किया गया हो, किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण या दोष के लिए उसको सिद्ध न किया गया हो, अपराध में दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा ना मिलनी हो, सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध में लिप्त ना पाया गया हो,
लेकिन सर एक मैं आपको कड़वी सच्चाई बताऊंगा, सच्चाई है परंतु कड़वी है। कड़ तो हमें सच्चाई हमेशा कड़वी हो। देखिए, निर्भरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देशित करता है और किए जाने का प्रावधान भी इसमें रखा गया है। जैसे अगर हम देखें यहाँ पर विधान परिषद में क्या है सर, लाभ का पद ना हो, पागल दिवालिया या मानसिक विकृति का ना हो, उसके साथ साथ आप देखोगे 10वीं अनुसूची में दल बदल वाला, ठीक है, किसी चुनाव में भ्रष्ट आचरण और दोष सिद्ध ना हो, अपराध में दोषी सिद्ध होने पर 2 वर्ष या फिर उससे अधिक की सजा ना मिली हो, सरकारी भ्रष्टाचार या फिर सामाजिक अपराध में लिप्त ना पाया गया हो, निर्भरता संबंधी प्रश्न राज्यपाल को निर्देशित किए जाने का प्रावधान। ठीक, वहीं अगर हम देखें लोकसभा में यही है, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो, 10वीं अनुसूची में हो, आचरण सारी चीजें 2 वर्ष से अधिक या उससे सजा, ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पर भी हैं। और सरकारी भ्रष्टाचार या सामाजिक अपराध आदि निर्भरता संबंधी प्रश्न राष्ट्रपति को निर्देश किए जाने का प्रावधान है। वैसा ही सेमुलर आप देखोगे यहाँ पर है, परंतु यहाँ पर एक चीज बदल दी गई है कि निर्भरता संबंधी प्रश्न जो राज्यपाल को निर्देशित किया गया है, लोकसभा में राष्ट्रपति को दिया गया है, ध्यान रखना, ठीक है, निर्देशित का अधिकार, और यहाँ पर राज्यपाल को दे दिया गया है। ठीक है, यही थोड़ा सा इसमें अंतर है और कोई अंतर नहीं है, और सब सेमुलर है इस पर। उसके पश्चात आप देखोगे सदस्यता की समाप्ति, मतलब जो आपने सदन में सदस्यता हासिल करके रखी है उसकी समाप्ति कैसे होगी। अब देखिए यहाँ पर है राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। सदन के आप देखोगे राज्यसभा में जो सदस्यता सभापति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र और पीठासीन अधिकारी को क्या कर सकते हो, आप उसे अस्वीकृत करने के लिए भी भेजा जा सकता है। संविधान में बताई गई निर्भरताओं का भी भाग हो, सदन से अनुमति लिए बगैर 60 दिन तक अनुपस्थित हो। अगर भाई साहब 60 दिन तक आप घूम रहे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट